ती तेल रिसाव क्या होता है कि न अब तेल रिसाव क्या होता है कि बड़े-बड़े जो काफ़ी टाइम पुराने टाइम में भी जो यातायात का पुराना जो साधन है, वो रहा है शिप के द्वारा। तो शिप से क्या होता है कि भई अगर शिप लीकेज अब पहले तो नहीं था कि तेल लेके जाया करते थे, पर अब तो मशीनों के द्वारा शिप को चलाया जाता है ना, तो उसमें यूज़ होता है तेल। और वो तेल लीक हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा समुद्र में, वो फैल जाएगा। तो जिसमें वो जलीय जीव हैं उसको कहीं न कहीं इम्पैक्ट डालेगा, जो पौधे हैं उन्हें भी नष्ट कर देगा। तो पौधों की वृद्धि कम कर देता है, पानी के अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। समुद्री पक्षियों की मृत्यु कर देता है, क्योंकि जो समुद्र के जो पक्षी हैं वो उड़कर पानी में बैठते हैं जब, तो फिर उनके पंखों पर लग जाते हैं, फिर वो पंखों से उड़ नहीं पाते हैं तो वो मर जाते हैं या फिर दूसरे शिकारियों का शिकार हो जाते हैं। ठीक है? कोरल रीफ का नाश, यानी कि जो समुद्र के अंदर कोरल नहीं पाए जाते हैं, उसका नाश हो जाता है इससे भी, क्योंकि सूर्य की किरणें हैं वो नहीं जाती और जो मछलियाँ हैं, जो जलीय जीवन है वो नष्ट हो जाता है, तो कहीं न कहीं तो कोरल रीफ पर भी प्रभाव पड़ेगा उसका। भूजल प्रदूषण, भूमि के नीचे जो जल पाया जाता है उसे भूजल कहते हैं, और भूजल प्रदूषण क्या है? विभिन्न प्रकार की रासायनिक कचरा, उर्वरक, लवण इत्यादि भूजल में पहुँचकर उसे प्रदूषित कर देते हैं, यानी कि भूमि के अंदर पहुँचकर भूमि के जल को खराब कर देते हैं, उसे हम भूजल प्रदूषण कहते हैं। नाइट्रेट की बहुत ज़्यादा मात्रा से बच्चों में क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है? किसकी मात्रा से? नाइट्रेट की। फ्लोराइड यह पीने के पानी के साथ शरीर में पहुंचकर हड्डियों में नोकनी क्या होता है कि जो टांगे हैं वो एक दूसरे से भिड़ने लगती है, उसे हम नोकनी कहते हैं। ये बीमारियां होती हैं, और दांतों की बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है? मसूड़ों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है इससे। व्यर्थ जल का उपयोग, अब जो वेस्ट जल है उसको हम कैसे बचा सकते हैं? मल का उपचार, यानी कि जो सीवरेज जो ट्रैक है उसको अगर हम एक पैनल लगा के कि भाई यहाँ से एक सिस्टम बना दे कि यहाँ से जो भारी पदार्थ है वो नीचे आएगा, फिर जालियाँ लगा दे उसके थ्रू जो पानी जाएगा वो धीरे-धीरे जो स्टेप है वो बना दे, उससे जो पानी है वो साफ़ हो जाए, फिर उसको आखिरी में नदियों में छोड़ दे उस पानी को, तो फिर क्या होगा? वो उससे हम जल प्रदूषण से बच सकते हैं। तो बचने के प्रभाव बता रखे हैं। तो सीवरेज की यह 3 प्रक्रियाओं द्वारा किया जा सकता है। प्रथम में जैसा मैंने आपको बताया ना वैसे ही है इसमें कि भई फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और इसको लास्ट में हम कहाँ पर छोड़ते हैं? नदियों में छोड़ देते हैं। इसमें आप चाहे इतना भी लिखा ना। जल प्रदूषण का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? पानी स्रोतों के पास गंदे पानी के पाइप या दूसरे, कई बार क्या होता है कि साफ़ पानी की पाइप यहाँ से जा रही है और उसी के साथ में क्या होता है, सीवर का जो है वो है पॉइंट, वो भी जा रहा होता है। अगर ये सीवर का पॉइंट खुल जाता है या ख़राब हो जाता है तो क्या होता है, साफ़ पानी के साथ मिल जाए या लीकेज हो जाए तो कहीं न कहीं जो पाइप है वो मोड़ा करके ऊपर से लेके आई जाती है ना, तो वो उसमें कहीं न कहीं मिल जाए, तो उस साफ़ पानी को ख़राब कर दिया ना इस सीवरेज लाइन पे, तो ये हमेशा दूर-दूर होनी चाहिए काफ़ी। मल की निकासी तंत्र को जल ये वितरण तंत्र से दूर रखना, ये अगले पॉइंट में इन्होंने बता दिया है। जल का कचरा पानी में न फेंके, कि हम क्या करते हैं कि कई बार कचरा नदियों में फेंक देते हैं, तो उसको नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है? उद्योग कचरा, उसे भी नहीं फेंकना चाहिए। ब्लूम्स है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, जो घास होती है जो पानी में, उसे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेवल को कम कर देती है और जलीय जीवन पर बुरा प्रभाव डालती है। जलकुंभियाँ जहरीले पदार्थों को सोखती हैं, और यानी कि जलकुंभियाँ लगानी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी सारे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं, खा लेती हैं, अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, जड़ों से अपने अंदर ले लेती हैं। अतः इसका प्रयोग करना चाहिए जल प्रदूषण कम करने के लिए। नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले पौधों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन स्थिर रहे, ठीक है? जीवनाशकों का उपयोग कम से कम करना चाहिए, यानी कि कीटनाशक दवाइयों का या फर्टिलाइज़र का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। पानी की जीवाणुओं की मुक्ति के लिए क्लोरीन का प्रयोग करना चाहिए, कि भई आपके पास टूटी में अगर पानी आ गया तो आप भी उस चीज़ को साफ़ कर सकते हैं कि उस पानी में क्लोरीन डाल दें, तो वो गंदगी है जो नीचे बैठ जाती है। पुराने टाइम में भी ये करते थे।
फिटकरी वगैरह डाल देते थे तो उससे कचरा बैठ जाता था। तो उसका ये उपचार बता रखा है कि कैसे हम जल को साफ कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए कि पूजा पाठ के समय भी हम क्या करते हैं कि जो फूल पत्ते हैं वो पानी में अर्पित करते हैं और उसको जैसे सूर्य देव है नदी में क्या करते हैं उसमें डालते हैं, लोटे में लेते हैं, फूल पत्ते डालते हैं, आस्था का प्रतीक है माना। पर इससे जल प्रदूषण होता है, वो सूर्य देव को चढ़ाया जाता है। देन वो जो पानी है वो नीचे गिरेगा, नदी में जाएगा, तो पत्ते और वो उसको कहीं न कहीं इम्पैक्ट डालते हैं, जल जल के अंदर डालते हैं, वो गलेंगे, सड़ेंगे तो वो पानी को तो ख़राब करेंगे। इसलिए एक धार्मिक आस्था आपकी ज़रूर है, पर थोड़ा पर्यावरण को भी हमें देखना है कि ठीक है, लोगों को जल प्रदूषण के बारे में जागरूक करने करें कि नो विदाउट पता है क्या है, हम समाज को जब तक जागरूक ही नहीं करेंगे ना इसके बारे में कि जल प्रदूषण होता कैसा है, कि किन कारणों से होता है, तो क्या समाज है वो गलतियाँ बार-बार करेगा। तो हमें जागरूकता कर फैलानी बहुत ज़रूरी है कि कैसे जो समाज में जल प्रदूषण है, कैसे अपने पैर पसार रहा है। फिर उसके बाद क्या है अगला पॉइंट है कानून बनाकर जल प्रबंधन सुनिश्चित करना चाहिए कि जो सरकार है उसे क्या करना चाहिए, कानून बनाने चाहिए, कानून बनाकर उनको लागू करना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग उसको फॉलो कर पाएँ। थर्मल पॉल्यूशन क्या है, तापीय प्रदूषण, ऐसी व्यवस्था हीटिंग जिसकी उपस्थिति पर्यावरण मुख्य जल मंडल में अवांछित परिवर्तन ला सकती है को तापीय प्रदूषण कहते हैं। कि गर्मी के कारण किस तरह गर्मी हीट जो है वो पोल्यूशन का कारण बनती है, उसके बारे में हम इसमें पॉइंट में जानेंगे। ताप बिजली घर, ये इसके पॉइंट है, ये आपको डायग्राम ज़रूर बना के आना है, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ डायग्राम ज़रूर बनाने हैं आपको। ताप बिजली घर, कारखाने, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं अब। ताप बिजली घर एक अनुमान के अनुसार दुनिया में कुछ कोयले के उत्पादन का 70% भाग तार घरों में ताप घरों में यानी कि जो भट्टी है कह सकते हैं जहाँ से ताप निकलता है उसमें इस्तेमाल होता है। और ये एनर्जी बनाने के लिए भी तो यूज़ होता है ना कोयले का। ये तापीय प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। कोयले से पानी को गर्म करके भाप बनाकर टरबाइन चलाई जाती है। तो इन्होंने बता दिया कि कैसे कोयले को गर्म करके उस पानी को ऊपर रख देते हैं, फिर वो पानी क्या होता है वो भाप बनता है, फिर उससे वो टरबाइन चलाते हैं प्रेशर से। बाद में ये गर्म पानी पास के जल संख्यों में छोड़ दिया जाता है, यानी कि तालाबों में छोड़ दिया जाता है या फिर नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि भई अगर तालाब में अगर गर्म पानी जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और जलीय जीवन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो वही बात इन्होंने बता रखी है। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है? ऊर्जा घरों में पानी को ठंडा करने के लिए घरों में पानी ऊर्जा ऊर्जा घरों में पानी को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय क्रियाओं के द्वारा बहुत ऊष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा यानी कि गर्मी से पानी को भाप में बदला जाता है और टरबाइन चलाकर बिजली पैदा करती है। यानी कि उस टरबाइन को जो गर्म हो चुकी है उसको ठंडा किया जाता है। वो ठंडी पानी का यूज़ क्या हो रहा है टरबाइन को ठंडा करने के लिए और फिर वो गर्म पानी फिर से नदियों नहरों में छोड़ा जाएगा। फिर से वो एक्वेटिक एनिमल पर बुरा प्रभाव डालेगा यानी कि मछली वगैरह पर। कारखानों का कचरा जो भी है इंडस्ट्री है उसका वेस्ट मटेरियल है जल में छोड़ दिया जाता है तो उसका भी इम्पैक्ट जलीय जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घरेलू का कैसे है, घरों में गर्म पानी, अब यहाँ पर सारे जितने पॉइंट है ना वो गर्म पानी से रिलेटेड हैं। तो कारखानों में भी जो यूज़ लाया जाता है वो ठंडा पानी फिर उसको गर्म कर दिया जाता है, फिर वो नदियों में छोड़ दिया जाता है। घरों में क्या है हम नहाने के लिए गर्म पानी का यूज़ करते हैं, सब्ज़ी को धोने के लिए ठंडों में गर्म पानी का यूज़ करते हैं या फिर अन्य चीज़ों के लिए हम जब घर में गर्म पानी का यूज़ करते हैं फिर उसको वो हम तो वहाँ से छोड़ देते हैं पाइपों में, फिर वो कहाँ इकट्ठा होकर वो सीवरेज में जाता है, सीवरेज से वो कहाँ जाता है नदी नहरों में ही जाता है। फिर वो गर्म पानी कहीं न कहीं इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है जल को, जलीय जीवन को। इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, प्रभाव क्या पड़ते हैं, ये देख लेते हैं। घुलनशील ऑक्सीजन मात्रा में कमी, वही बताया कि भई ऑक्सीजन की कमी हो जाती है गर्म पानी से, ठीक है? और वाणिज्यीकरण की वृद्धि,
जल संख्यों में तापमान वृद्धि से वाणिज्य की प्रक्रिया में तीव्रता हो जाती है, यानी कि इंक्रीज़ हो जाता है वो। इससे जल संख्या सूख जाते हैं, जल संख्या यानी कि तालाब सूख जाते हैं। अगर गर्म पानी हम ज़्यादा डालते हैं, वो भाप वाष्पीकरण यानी कि जो भाप बनता है वो ज़्यादा होगा, फिर उससे क्या होगा, तालाब जल्दी सूख जाएँगे। प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, जो प्रजनन क्षमता कैसे, जो जल में रह रहे जीव हैं उनको तापमान ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि कई जो मछलियाँ हैं उन्हें ना एक फ़िक्स टाइम चाहिए, फ़िक्स्ड टेम्परेचर चाहिए, जिससे वो अंडे वो है अपना निकाल सके। और तो जब वो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो उनके जो एग्स हैं वो फूट जाते हैं वक़्त से पहले और वो मर जाते हैं। तो कहीं न कहीं हम स्पीशीज़ को भी नष्ट कर रहे हैं। तो जो इन्होंने उदाहरण दे रखा है, सैल्मन एक मछली का नाम है, तो उसके अंडे को एक फ़िक्स टेम्परेचर चाहिए, तो वो ख़त्म हो जाती है इनकी वजह से, गर्म पानी की वजह से। क्रिया जैविक क्रियाओं पर प्रभाव, जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, वृद्धि, मलत्याग इत्यादि कणवंश एंजाइम द्वारा नियंत्रण होते हैं। तापमान में थोड़ा सा भी बदलाव इस एंजाइम की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है और क्रिया पर दुष्प्रभाव डालता है। तापमान के बढ़ने से पानी में क्या इम्पैक्ट डलता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया प्रभाव। अब इसके आगे इतने काफ़ी हैं, आगे हम ये देखते हैं तापीय प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, कि हम तापीय जो हमने अभी सीखा कि कैसे-कैसे ताप बढ़ता है, ठीक है? अब उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, किन विधियों से कंट्रोल किया जाए, तो पहला क्या है, शीतल जल, ये ठंडा पानी है ना, तो ये फर्स्ट विधि है कि जो शीतल जल है उसको नदी में ऐसे छोड़ दिया जाए, तो जो नदी का पानी है वो ठीक रहता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि कैसे जो तालाब, ठंडा तालाब है वो नदी के, या फिर जो नदी का पानी है वो तालाब में छोड़ दिया है। उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, ठीक है? फिर उन्होंने एक आगे प्रोसेस दिखा रखा है, इसमें क्या दिखा रखा है कि गर्म पानी को यहाँ से डाला गया, फिर ये इसकी बरसात की गई है, यहाँ पर से जो पानी, ये जो बाहर की हवा है वो ठंडी आ रही है, वो ठंडी हवा क्या हो जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ, वो क्या हो जाएगी, गर्म हवा में, क्योंकि पानी के साथ जब ठंडी हवा जाएगी, पानी गर्म है, तो क्या होगा, जो पानी हवा है वो तो गर्म हो जाएगी, जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा, जो ठंडा पानी है वो यहाँ से वापस चला जाएगा और ये पानी हम नदियों में छोड़ सकते हैं। तो ये एक मेथड बता रखा है इन्होंने। फिर अगला क्या है, इस मेथड में पानी जो है वो कम लगता है, ये पाइपों के थ्रू जाता है, कि पाइपों में यहाँ से ऐसे-ऐसे जाके यहाँ से क्या है, गर्म पानी भेजा गया, गर्म पानी यहाँ से जा रहा है और यहाँ से ठंडा होके आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ से हवा चल रही है, हवा चल रही है और यहाँ पर पंखा लगाया गया है। देख रहे हो आप? इस ठंडी हवा को ये ऊपर फ्लोट करेगा, ऊपर जाएगी, तो फिर क्या होगा कि जो गर्म पानी है वो ठंडी हवा के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो वो कहीं न कहीं उसको, उसके टेम्परेचर को, गर्म पानी के टेम्परेचर को कम कर देगा और काफ़ी हद तक कम कर देगा, जिससे क्या, ऊपर तो गर्म हवा निकली, नीचे से ठंडी हवा आई। ठंडी हवा ने क्या करा, गर्म पानी को ठंडा कर दिया, पाइप के थ्रू, जो पाइप के अंदर था वो बाहर निकल गया, यहाँ से ठंडा पानी निकला, यहाँ से गर्म पानी आ रहा था। अगला प्रोसेस क्या है, ये तो हमने देखा भी है, खेतों में लगा हुआ होता है। इसको फुहारा कहते हैं, नोज़ल टेक्निक भी कहते हैं, कि भई यहाँ से एक पानी यहाँ से जाता है और फिर नोज़ल से ऊपर जाता है। अगर ये पानी गर्म भी है ना, यहाँ से आ रहा है, तो वो ऊपर जाएगा, तो वो जब नीचे आएगा ना तो वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है? एयर के कॉन्टैक्ट में आकर। तो ये भी एक तकनीक है जिससे हम गर्म पानी से ठंडा पानी कर सकते हैं। तो मारियान पॉल्यूशन क्या है, अगला हम ये देख लेते हैं। मारियान यानी कि जो समुद्र है उस पर रिलेटेड है ये बात, पॉल्यूशन। सागर पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% भाग समेटे हुआ है। यह पानी लवणों की ज़्यादा मात्रा के कारण मनुष्य के जीवन के योग्य नहीं है। पृथ्वी पर जल चक्र बनाए रखने में समुद्र का महत्वपूर्ण योगदान है। आपको पता है ना, वो हम बचपन में भी सीखते थे कि भई यहाँ से इवेपोरेशन हुआ समुद्र से, फिर वो बादल हुए, फिर वो पहाड़ से टकराए, फिर वो बरसात हुई, फिर वो जनरेट हुआ साफ पीने वाला पानी, तो उस प्रोसेस को बता रखा है, ठीक है? प्रातः सारे जल प्रदूषण नदियों द्वारा समुद्रों में पहुँच जाते हैं। अब पता है क्या होता है कि जो जितना भी इंसानों द्वारा जो कचरा है या फिर उसमें रसायन है, वो नदियों में छोड़े जाते हैं। फिर नदियों का एंड पॉइंट कहाँ पर होता है? समुद्र ही तो होता है, वो समुद्र में आकर मिल जाती है सारी नदियाँ। तो सारा का सारा कचरा कहाँ पर आ गया? समुद्र में आ गया। तेल वाहक जहाज़ों में से तेल रिसाव में, कि भाई बड़े-बड़े जहाज़ होते हैं, अगर वो उनका जो तेल है वो लीकेज हो गया, उससे भी क्या होता है, जो समुद्र का जो पानी है वो दूषित हो जाता है। या फिर जो बड़े-बड़े जहाज़ों का जो तेल का जहाँ पर पोर्शन होता है उसको धोया जाता है, तो वो धोया हुआ पानी
समुद्र में रह जाता है, तो उससे भी जो तेल है वो समुद्र में तैरने लगता है और वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट डालता है जलीय जीवन को, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है? सागरीय जल में अवांछित पदार्थों के प्रवेश से होने वाले रासायनिक, भौतिक व जैविक प्रदूषण जो मनुष्य व अन्य जीवधारियों को दुष्प्रभावित करते हैं, उसे हम सागरीय प्रदूषण कहते हैं। अब इसके ये सागरीय प्रदूषण के समुद्र में जो प्रदूषण फैलता है उसके स्रोत क्या हैं? पहला तो नदियाँ हैं, फिर तालाब है। नदियाँ कैसी हैं? अब मैं इसको आपको यहीं से इसी डायग्राम से समझा देता हूँ। नदियों से मैंने आपको बताया कि का सा जो इंसान हैं या केमिकल्स हैं वो नदियों में छोड़े जाते हैं फैक्ट्रियों के द्वारा। वो सारी जो एंड पॉइंट क्या होता है, समुद्र में आके मिल जाती है, और समुद्र में आके मिल जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, समुद्र को दूषित करते हैं। तेल, बड़े-बड़े जो जहाज होते हैं उनके अंदर तेल रिसाव हो जाता है, तो वो समुद्र में फैल जाता है, जिससे समुद्र के जल को प्रभावित करता है, ख़राब करता है और उसके अंदर जो रह रहे जीव हैं उनको मार देता है। जो जलीय, जो समुद्र में उड़ने वाले पक्षी हैं, जब समुद्र की सतह पर यानी कि पानी पर बैठते हैं तो उस पे जो तेल होता है वो उस पर उनके पक्षियों का पंखों पर लग जाता है, जिससे वो उड़ नहीं पाते या फिर वो अन्य जीव का शिकार बन जाते हैं, ठीक है? इससे भी प्रदूषण फैलता है समुद्री है। नाभिकीय अपशिष्ट, ठीक है? नाभिकीय अपशिष्ट यानी कि न्यूक्लियर कोई भी परमाणु परीक्षण है वो समुद्र में किया जाता है, तो क्या जो जितने भी जलीय जीव हैं वो उसमें रह रहे हैं वो मर जाते हैं, ठीक है? औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों द्वारा जैसे कि कचरा फेंका जाता है, उसमें जो केमिकल्स हैं वो कई जो उद्योग होते हैं वो समुद्र में, वही बात है कि भाई नदियों के थ्रू वो समुद्र में जाते हैं, या फिर कोई नदियों के पास या समुद्रों के पास उद्योग लगे होते हैं, वहाँ से केमिकल वो समुद्र में फेंक देते हैं डायरेक्ट। तो उस वजह से भी जो समुद्र है वो दूषित होता है। यातायात के साधन, अब यातायात के साधन से कैसे, यातायात के साधन जैसे कि जो भी पानी के ऊपर चलाए जाने वाले यातायात हैं, उनसे जो तेल है या फिर वो टूट जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, तो कहीं कहीं न कहीं वो टूट जाएँगे तो वो जल में ही तैरते रहेंगे, वो कहीं न कहीं नीचे बैठेंगे, तो फिर जो समुद्र की जो सतह है उस पर जाएँगे और कोरल रीफ को जो है वो ख़त्म करेंगे। एक बहुत बड़ी शिप जिसके ऊपर फ़िल्म भी बनी हुई है, कमेंट बॉक्स में करना कि कौन-सी फ़िल्म है वो, नाम नहीं बताऊँगा। उसक उसके जो अवशेष हैं वो जल के नीचे पाए गए थे, तो वो भी कहीं न कहीं मारियान को पूरा इम्पैक्ट तो डाला ना उसने। तो कैसे यातायात भी बुरा प्रभाव डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये था आपके लिए आज हमारा 5th लेसन कंप्लीट। इसके आप क्वेश्चन पढ़ लेना। इसको मैंने आपको एक बार बता दिया मोटा-मोटा कि इसमें है क्या, ताकि आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाए वो लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और नहीं आती है तो फिर आपको पता ही है क्या करना है। और एक लाइक आपका बहुत एप्रिशिएट करता है, मोटिवेट करता है कि मैं ऐसा-ऐसा कंटेंट और बनाऊँ, और आप ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके बाय, टेक केयर।